कोर्स है, ठीक है। जो 12th का कोर्स है वो 11th वाले से आधा है, ठीक है ना। 11th के कोर्स कितनी लेंथ है उसका आधा कर दो, उतना है 12th का कोर्स, ठीक है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जैसे 10th में और अभी 11th में फर्क है। 10th का बच्चा बिल्कुल ही मासूम सा होता है, उसको कुछ नहीं आता होता, मतलब उसमें ग्रेस्पिंग पावर, कैचिंग पावर भी इतनी अच्छी नहीं होती। और अभी 12th तक आते आते ना अच्छे, आपको कम आता हो वो मैटर नहीं करता, कम आता है ज्यादा आता है, किसी ने ज्यादा सीख लिया, किसी ने कम सीख लिया, कोई बात नहीं, किसी ने, बट 1 साल का मेच्योरिटी लेवल तो आ गया, पता तो लग ही गया कि क्या कोर्स है क्या नहीं है, कहीं ना कहीं से आपने कोचिंग ली होगी तो आइडिया लग गया। तो अभी ना दिमाग की जो खिड़कियां थोड़ी खुल चुकी हैं, तो आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ चुकी है अब, ठीक है ना। आप उस टाइम जो सीख रहे थे जितनी तेजी से 10th के बाद, और अभी 11th में जितनी तेजी सीखोगे उसमें बड़ा फर्क है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए और भी आसान है। तो ये कोर्स वैसे 5-6 महीने का है 12th का, वो 10 महीने का है, ये 6 महीने का है लगभग, ठीक है। तो 12th का कोर्स पहली बात तो बहुत कम है। दूसरी बात देखो, कई सारे बच्चे ना ये टेंशन लेके रखते हैं कि मतलब मेरा जो 11th था वो अच्छे से नहीं हो पाया, किसी ने देखो कईयों ने पढ़ाई नहीं की। रीजन क्या है इसका? ना पर एक तो बीच में कोरोना आ गया। वैसे 11th में जनरली क्या होता है, अगर कोरोना ना भी हो, जब कोरोना मान लो नहीं भी आता था, पहले नाम ही नहीं था कोरोना का, तब भी बच्चों की 11th खराब होती थी। रीजन क्योंकि ना स्टार्टिंग में जो 11th है वो शुरू में ही काफी कॉन्सेप्चुअल पार्ट डाल रखा है और बहुत ही टफ है 10th के कंपैरिजन में। 10th के कंपैरिजन बहुत टफ है और बच्चा एकदम से मतलब जो है वो माइंड सेट मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता उसको सीखने के लिए। और शुरू का 1-2 महीना खराब हो गया तो फिर पूरा साल ही, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे वेक्टर्स करवाया जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करवाया जाता है, उनके ऊपर ही डिपेंडेंट आगे की पूरी फिजिक्स, तो वो शुरू वाला खत्म तो फिर पूरी फिजिक्स ही खत्म। तो इसके पीछे जिम्मेदार मतलब जो ना, कई जिन बच्चों की खराब होगी, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा। तो जिनकी खराब होगी 11th, वो टेंशन ना लें। 11th का कोर्स सिर्फ 2-3 महीने का है। अगर कोई मतलब जो है दिल से करे ना, दिल से करे, तो 2-3 महीने के अंदर इजिली कवर हो सकता है, ठीक। वो अपने आप को, कुछ बच्चे अपना पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, डिप्रेशन में मतलब रहते हैं, हीन भावना आ जाती है, ये सोचते हैं सारी दुनिया आगे निकल गई, मैं रह गया। ये जो भावना है ना आपको और भी खराब कर देंगे ऐसे केस में। कुछ नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ा, सब एक जैसे हैं। कोई थोड़ा सा फालतू पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। अभी 12th के अंदर ये 1 साल इतना बड़ा साल होता है, इस 1 साल में जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। 3 महीने में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है बच्चों में, आखिरी के 3 महीने में पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये तो 1 साल है, ठीक है। तो 11th वाला भी कवर हो सकता है, 12th वाला भी इजिली कवर हो सकता है। फिर एक मन में ये टेंशन आती है कि सर 12th के अंदर 11th की कुछ चीज़ें यूज होंगी, तो सर मुझे तो वो नहीं आती होंगी, तो फिर मुझे 12th भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा मन में आता है। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। रीजन क्योंकि 11th की जो चीज़ें 12th में यूज होंगी ना, वो पहले यहाँ पे करवाई जाएंगी, ठीक है ना। वो जो यूज हो रही है, पहले 15 मिनट 10 मिनट पहले समझा दिया उसको कि 11th का ये वाला पोर्शन है, इसको समझ लो, और फिर उसके बाद हम 12th शुरू करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 12th का वो टॉपिक, ठीक है। तो आपको 11th वाली टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इसमें करेंगे कैसे कि जैसे सितंबर तक ये कोर्स खत्म हो जाएगा, हर साल लगभग हो जाता है सितंबर तक, कभी कभार 15 अक्टूबर तक आनी चली जाती है, बट सितंबर मान के चलो 30 सितंबर तक 12th का कोर्स खत्म हो जाता है, जिसके अंदर आपका बोर्ड का और कंपटीशन का दोनों ही कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आप 30, अगर जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, साथ के साथ आप उसको कर लेते हो, साथ साथ कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि 30 सितंबर तक आपको ये कहना कि 12th की फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम लेना है, या 12th की फिजिक्स का IIT या नीट लेवल का एग्जाम लेना है, तो आप रेडी हो गए। अगर आप मेरे साथ साथ जो मैं करवा रहा हूँ वो कर लेते हो तो, ठीक है ना। और वो कोई ज्यादा नहीं करवाया जा रहा। आप एक लगभग ये मान के चलो कि जैसे मान लो टीचर ने पढ़ाया आपको 1.5 घंटा यहाँ पे, या 1.25 घंटा पढ़ाया, तो आपको लगभग उसका 1.5 गुना घर पे पढ़ने की जरूरत होती है। कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स खासकर, जितना मैंने करा दिया उतना टाइम तो कम से कम पढ़ो, उसका 1.5 गुना कर लो। अच्छा, ठीक है ना। इतनी सेल्फ स्टडी चाहिए ही चाहिए। आप उतनी सेल्फ स्टडी करते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे 1.25 घंटा क्लास ली लगभग, तो आपको जो है ना डेली 1.5 घंटा या 1.25 घंटे या 2 घंटे इतना टाइम फिजिक्स पे डेली लगाना है। उतना टाइम अगर आपने लगा दिया और सितंबर तक लगा दिया, ठीक है, तो आप इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी कि 30 सितंबर वाले दिन आपको कोई चाहे तो बोर्ड का एग्जाम दे, कोई पेपर उठा के, आपको नो प्रॉब्लम, मुझे इसमें पूरे मार्क्स आएंगे, कोई एक आधा नंबर कट गया तो कट गया। ऐसे ही फिजिक्स की 12th की फिजिक्स है, उसका IIT या नीट लेवल का एग्जाम दे, आप कर लोगे उसको, ठीक है। तो आपको ये बात पता लग गई। फिर उसके बाद 11th शुरू करेंगे। 11th जल्दी समझ में आएगी। रीजन क्योंकि 12th के अंदर जो फिजिक्स यूज होती है वो साथ साथ हो चुकी है, एक तो आपकी वो साथ साथ करवा चुका हूँ मैं।
फिर आपके दिमाग की खिड़कियां ओपन हो चुकी होंगी, तो फिजिक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा आपको, और फिजिक्स में जैसे कॉन्फिडेंस अगर आ चुका होगा तो उस केस में ना जल्दी कवर होगी वो, और फिर ये रहेगा मेरी 12th हो ही गई, अब तो सिलेक्शन पक्का है ही, और अगर सिलेक्शन पक्का है तो उस केस में मैं थोड़ी बहुत 11th बची कर डालूँ, तो जोश जोश में वो कवर हो जाती है 2 से 2.5 महीने में। 31 दिसंबर तक आपकी 12th कवर हो जाती है जी। उसके बाद टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, उसके बाद ये चलेगी टेस्ट। हमारे पास इतने टेस्ट हैं, कई सारे बच्चे आगे देते रहते हैं टेस्ट पेपर, तो क्योंकि कई सारे नहीं देते हैं, टेस्ट सीरीजें चलती रहती हैं मतलब, तो आपको करना क्या है कि वो जो टेस्ट सीरीज आप चाहो तो 100 टेस्ट भी दे सकते हो यहाँ के, ऐसे 2-4 बच्चे ही होते हैं कि जो 100 टेस्ट यहाँ के दे पाएँ, ठीक है ना। कंबाइंड पीसीबी या पीसीएम के टेस्ट हो गए या रिवीजन होगी, इस तरीके से चलेगा। वैसे 12th है आपकी, तो 12th में आप ना मतलब बच्चे थोड़ा बिजी हो ही जाते हैं, जनवरी फरवरी में बोर्ड के एग्जाम्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड का प्रेशर होता है, तो फरवरी मार्च में जो है ना, ये मान के चलो कि स्कूल के प्रैक्टिकल चल रहे हैं या स्कूल में जाना है, थोड़ा सा इस टाइप का हो जाता है। यानी कि ये मान के चलो कि अगर 12वीं के बच्चे ने 31 दिसंबर तक जितनी तैयारी कर ली ना उतनी कर ली, उसके बाद तो वो रिवीजन और टेस्ट तो दे सकता है, नया नहीं सीख सकता, नया सीखना भी नहीं चाहिए 31 दिसंबर के बाद। तो उन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है और टेस्ट देने बस। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मेरे पास जनवरी है, तो उसकी 12th कभी भी या वो अच्छा कभी भी नहीं परफॉर्म कर पाता। 12th का वही वाला बच्चा सिलेक्ट हो पाया आज तक जिसने 31 दिसंबर तक जो करना था कर लिया, ठीक है ना। तो आपके पास ना टोटल 9 महीने, अभी आप 12 महीने मान के मत चलो, 9 मंथ्स ही मान के चलो। और जिस बच्चे ने ये 9 मंथ्स प्रॉपरली लगा दिए, मतलब पूरी एनर्जी के साथ, डेली 6 घंटे सेल्फ स्टडी लेके चलो कि 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना चाहे कुछ भी हो जाए, 6 आवर सेल्फ स्टडी अदर देन कोचिंग 6 घंटे पढ़ो, इतना कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि इस 9 मंथ में आप ना सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे 6 महीने सेल्फ स्टडी में। तो केवल फिजिक्स क्या 12th भी हो जाएगी और 11th भी हो जाएगी और सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा। 31 दिसंबर तक आपको ये फील आ जाएगा कि सिलेक्शन तो पक्का होना है, रैंक का खेल। अब तो ये जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है इसमें मैं अपनी रैंक बढ़ा लूँ, बस ये फील आ जाएगा आपको। और रियल में तैयारी 9 महीने की होती है। जिस बच्चे ने कोई कहता है ना कि मैंने तो 4 साल ड्रॉप करे फिर सिलेक्शन हुआ, तो आप उससे ना कभी अकेले में पूछना, वास्तव में उसने 9-10 महीने ही ढंग से पढ़ाई की होगी, बाकी टाइम तो उसने पास किया है, वो जो 4 साल लगाए उसमें से। समझ में आई बात आपको? कहने का मतलब है 8-9 महीने की तैयारी ही होती है ये प्रॉपर IIT नीट में सिलेक्शन लेने के लिए। तो अब सुनो, आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं अब फिजिक्स की बता देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। देखो, आपको जैसे मैंने कोई क्लास करवा दी, मैं आपको इतना करवा दूंगा, सिलेक्शन के लिए जितना चाहिए ना उतना, उससे 1.5 गुना लेवल तक हम लेके जाएंगे, उससे 1.5 गुना लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इस बार कुछ अलग से क्लासेस लगेंगी जिसके अंदर एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। एडवांस और नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के अंदर अगर आपको पूरे में से पूरा स्कोर करना है तो वो क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। पूरे में से पूरा स्कोर करना है तो 180 में से 180 लेने हैं फिजिक्स में, तो ठीक है ना। और IIT वालों को तो करना ही है वो। उसके अंदर HC वर्मा की पिछली बार भी हमने HC भी डिस्कस की थी, और लेकिन इस बार पूरी करेंगे और हर क्वेश्चन करेंगे उसका, हर क्वेश्चन का मतलब हर अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर क्वेश्चन कवर करेंगे बीच बीच में से उठा के, ठीक है ना। तो HCV क्लास में डिस्कस होगी और एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है ना। अलग से कुछ क्लासेस लगेंगी जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनके लिए। अच्छा, अब सुनो, आपको जो है ना करना क्या है डेली। देखो क्या होता है कि 2 बातें हैं, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको मुझसे उम्मीद क्या है, और एक मुझे आपसे क्या उम्मीद है। पहले तो आप अपनी उम्मीद बताओ क्या है, आपको मुझसे उम्मीद क्या, किसी को कोई उम्मीद है? सर आपसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ जी, उम्मीद कि आपको किसी को कोई खास एक्सपेक्टेशन हो। हाँ भाई, कोई खास उम्मीद रखता हो? किसी को कोई उम्मीद नहीं है? वंशिका कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं आपको मुझसे? सिलेक्शन ही मतलब छोटी मोटी उम्मीद है, तो ये सिलेक्शन ही करा दो, आपसे और ज्यादा क्या उम्मीद करेंगे। देखो सुनो, एक्चुअल में आपको मुझसे एक ही उम्मीद है, आपको मुझसे ये उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और इससे ज्यादा उम्मीद और तो क्या करोगे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी उम्मीद भी यही है, ठीक है, और सबसे छोटी उम्मीद भी यही है, ठीक है, कि सिलेक्शन हो जाए। और मुझे आपसे जो उम्मीद है ना वो ये है, बस मैं ये नहीं कहता कि आप 15 घंटे पढ़ो, मैं नहीं कहता आप 12 घंटे पढ़ो, ठीक है, मैं कहता हूँ फिजिक्स आप सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ो सेल्फ स्टडी। लेकिन यार नोटंकी नाटक मत करो उस 1.5 घंटे में भी, नाटक मत करो। मैं कल 6 घंटे पढ़ा था, फिर बीच में 2 दिन पढ़ाई छोड़ दी। एवरेज नहीं निकालना 1.5 घंटे का, डेली चाहिए 1.5 घंटा, रेगुलर चाहिए मुझे, क्लास के अंदर रेगुलरिटी चाहिए, कॉपी प्रॉपर चाहिए मुझे।
कॉपी अगर प्रॉपर बनी हुई है मेरे क्लास नोट्स की, डीपीपी की प्रॉपर कॉपी बनी हुई, डेली जो 20 क्वेश्चंस की शीट मिलेगी वो प्रॉपर की हुई है आपने, तो मैं कहता हूं सिलेक्शन कंफर्म होगा उसके इसके अंदर, ठीक है ना। प्रॉपर अगर जो टेस्ट रखा गया, कोई ज्यादा बर्डन नहीं होता आपके ऊपर पूरा साल, ठीक है। लास्ट ईयर कोई ऐसा बर्डन नहीं दिया गया आपके ऊपर कि काम हायर हम बोझा दे दिया। वैसे क्या रहता है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो गलती इंस्टीट्यूट पूरा मतलब जैसे चैप्टर चल रहा है, 15 दिन का चैप्टर है, तो 15 दिन वो क्या करेंगे कि पढ़ाते रहेंगे और 15 दिन के बाद ना एक पूरी मोटी बुकलेट उठा के दे देंगे जिसको सोल्व कर लो, उसके अंदर 600 क्वेश्चन लिख रखे होंगे, कर लिया जी सोल्व। उसका फायदा है क्या मुझे तो बताओ। अब बच्चा परेशान, अब बच्चा आगे वाला चैप्टर करेगा उसको करे कि करेगा, और फिर उसके अंदर 15 दिन का इकट्ठा है, पता नहीं पहला क्वेश्चन पहली क्लास में बेस्ड है, दूसरा क्वेश्चन आखिरी क्लास में बेस्ड है, तीसरा क्वेश्चन बीच वाली किसी क्लास के ऊपर बेस्ड है, तो मन ही उतर जाता है उसके इसके अंदर, तो वो करने का मन ही नहीं करता, बुकलेट रखी की रखी रहती है। अभी आपको यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे क्लास पढ़ाई उसी के 20 क्वेश्चन दिया एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी क्लास से मैच करते वही करने हैं बस, और जल्दी हो जाएंगे क्योंकि उसी टाइम आप पढ़ के गए हो। फिर अगली क्लास हुई उसके 20 क्वेश्चंस मिल गए, फिर तीसरी क्लास हुई उसके 20 क्वेश्चंस मिल गए। उससे क्या हुआ कि आपको ना मतलब प्रेशर नहीं आ रहा यार उसके ऊपर, उसी दिन पढ़ाया तो उसी दिन काम तो हो ही सकता है इसलिए, ठीक है ना। तो आपके ऊपर में कोई प्रेशर नहीं था, आप ना 1-1.5 घंटा करना, मतलब जो है कोई बच्चा कहता है सर मैं तो 10-10 घंटे पढ़ता था, मैंने कहा 10 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जो बच्चा ये कहता है ना मैं 10 घंटे सेल्फ स्टडी करता था, वो पक्का है कि उसने बीच बीच में ऐसे दिन कई सारे निकाल लेंगे कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी। आप ये मत करना, बीच में ऐसे पक्का कई दिन निकाल लेंगे उसने। 10 घंटे ऐसे रेगुलर पढ़ाई हो नहीं सकती, मतलब किसी स्टूडेंट से ह्यूमन एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो अलग बात है। आप पढ़ो डेली 1.5 से 2 घंटे रेगुलर पढ़ो, रेगुलर। मेरी आपसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि मुझे क्लास के अंदर प्रॉपर अटेंडेंस चाहिए हर हालत के अंदर। जो बच्चा शुरू से लेके अब तक डेली, वो आती है 12th में एक लड़की, क्या नाम है उसका, नोक्शी रेगुलर बच्ची है, पढ़ने में वो एवरेज है, अच्छी है, मतलब वैसे अब वो एवरेज भी कह सकते हैं उसको। वो लड़की रेगुलर रही है, कभी उसने छुट्टी नहीं ली, और वो अच्छा परफॉर्म भी करेगी एग्जाम के अंदर, कंफर्म करेगी, मतलब और बहुत ही ठीक है। मतलब मैं बड़ा ही मतलब मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, और वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी, अच्छी जगह निकल जाएगी एवरेज होने के बावजूद। मैं अच्छे बच्चे का एग्जाम्पल दे ही नहीं रहा बहुत कोई, मतलब एक एवरेज अबो एवरेज बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है ना, बस आप कैसे भी हो पढ़ने में, चाहे कमजोर हैं अच्छे हैं, डेली क्लास रेगुलर क्लास में आओ और रेगुलर काम करो बस। मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए, मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन भूल जाना, ठीक है ना, फिर आपने एक्सपेक्टेशन को भूल जाना भाई, सीधी सी बात है भाई। क्लियर कट है, बात कड़वी लगे लेकिन कहने में फायदा है। सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं टीचर का एक रोल होता है, टीचर की गलती तब तक है जब तक कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आप मुझे कह दो ना सर कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया पूरा का पूरा 100%, तो मेरी कोई गलती नहीं, उसके बाद गलती फिर आपकी है, ठीक है ना। आपने सेल्फ, अगर टीचर का रोल सिर्फ होता है कि वो चीज़ एक बार समझा दे, अच्छे से समझा दे, उसको एक सिस्टम बना के दे दे, क्वेश्चन दे दे, उसको हो जाए, चेक हो जाए प्रॉपरली, टीचर का काम ये वाला होता है। एनीवे कुल मिला के ये चीज़ है कि मैं जितना बोर्ड पे कराऊंगा अभी पूरे 1 ईयर के दौरान, जितना इजी में से आएगा पेपर, इससे बाहर नहीं आता, इजी में से आएगा हर क्वेश्चन, ठीक है ना। हर साल हम मैच करवा देते हैं पेपर, ठीक है, तो पूरे के हर क्वेश्चन मैच कर जाता है डीपीपीज में से और टेस्ट में से जो हम करवाते हैं उसी में से ही, या क्लासरूम वाले क्वेश्चंस में से, तो पूरा पेपर उसे मैच करेगा, ठीक है ना। मेन बात है कि आपको जो है ना, जो मैं करवा रहा हूँ करना चाहिए, बस करना आना चाहिए। एक और बात सुन लो, लास्ट बात, रिविजन। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको करनी क्या है, जैसे पहली क्लास कर ली, क्लास नंबर 1 कर लिया आपने, क्लास नंबर 1 कर ली, तो क्लास नंबर 1 करने के बाद घर जाके रिवाइज करोगे इसको। फिर क्लास नंबर 2, जब क्लास नंबर 2 करोगे ना, तो 1 पहले वाली रिवाइज करनी है आपको। क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 3 करने के बाद 1 और 2 ये भी थोड़ा सा नजर मारनी है इस पर। फिर क्लास नंबर 4, ठीक है ना, ये कर ली, तो फिर पहली तीनों पे नजर मारनी है। इस तरीके से जो 100वीं क्लास होगी ना, तो उस दिन आपने पहली क्लास 100 बार रिवाइज हो चुकी होगी, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक रिवीजन रखनी है। रिवीजन आप बाकी बच्चों से फाइट कर सकते हो, ये रिवीजन आपको जो है ना इंसाफ दिला सकती है, मतलब ये रिवीजन आपको बहुत आगे ले जा सकती है, ठीक है ना। तो रिवीजन रखनी है, रेगुलर क्लास में आना है और रेगुलर करना है, ठीक है ना। बाकी आप सब हम पे छोड़ सकते हो। जितना मैंने करा दिया पेपर में कंफर्म सिलेक्शन होगा, एक बहुत ही टॉप 100 के अंदर भी रैंक ले सकते हो। ली है बच्चों ने सिर्फ इतना करके, ठीक है ना। शुरू करते हैं फिर आज क्लास। किसी को कुछ और डिस्कशन, कोई और बात पूछनी हो, कोई एक्सपेक्टेशन बतानी हो किसी को। कॉपियां आपको जो है ना 3 कॉपियां लगानी है, 3। पहली तो क्लास नोट्स की कॉपी, एक डीपीपी वाली कॉपी लगेगी, उसमें डीपीपी क्वेश्चन डेली एक शीट मिलेगी आपको, या बुकलेट मिल जाएगी, उसमें एक डेली की एक शीट होगी, और तीसरे नंबर पे एक सब्जेक्टिव,
उसके अंदर बोर्ड का उसी में से आएगा। तो 3 कॉपियाँ आपको लगानी है, 3 रजिस्टर लगाने हैं, ठीक है ना, तीनों आपके पास हर टाइम होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा कभी ना करना कि नोट्स ही नहीं बनाए। चौथी बात ये भी थी, नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, क्योंकि वो आपको एंड तक रिवाइज करने, वही आपकी मतलब मेहनत है, वही आपकी कमाई है जो आपने नोट्स बनाए होंगे। ऐसा कभी ना करना पहले फिजिक्स आ गई, फिर बायो आ गई, फिर केमिस्ट्री आ गई, फिर से फिजिक्स आ गई, ऐसा कभी ना करना, उसी कॉपी के अंदर आ रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं अभी आज की क्लास। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रुको, हेडिंग डालिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई बात नहीं। देखो वैसे क्या होता है कि देखो सब वैसे मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी। देखो पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दूं, फिर आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके आगे लिख लो आप, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, ये लिख लो इसके आगे। चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताओ, तो आप बोलेंगे स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया आपको? क्या बताया मैंने? हाँ जी भावना, क्या बताया मैंने? गुड। स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब चार्ज, जैसे कि चार्ज हो गए प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से पता लगा तो उसकी स्टडी चालू होगी। तो उसकी जो स्टडी, उसे जो इन्फॉर्मेशन आई, उसे जो डेटा निकल के आया, उसे जो कंक्लूजन निकल के आया, जो रिजल्ट्स निकल के आए, पूरे के कलेक्शन को नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही है बात आपको? और ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब मेन ब्रांच है साइंस की। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये मान लो आधा साल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत बड़ा है। मेन 2 ही बड़े चैप्टर हैं जिनके अंदर टाइम लगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, बस पूरी 12th होगी लगभग। फिर आगे ऑप्टिक्स और मॉडर्न हो रहा है, ठीक है ना। मेन जो ना इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो बहुत कुछ आ गया, मतलब समझ लो इलेक्ट्रिसिटी काबू में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक, जैसे कि हम +1 में मैकेनिक्स थे ना, मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। +1 की फिजिक्स को ना आप +1 की फिजिक्स को बोल सकते हो आप आउटडोर फिजिक्स, और +2 की फिजिक्स को इंडोर फिजिक्स बोल सकते हो। सर ये आउटडोर इंडोर क्या है? आउटडोर गेम इंडोर गेम तो सुने थे। देखो सुनो, देखो +1 की फिजिक्स आउटडोर क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक गाड़ी पुल के ऊपर जा रही है, ठीक है ना, मतलब गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, नॉर्मल डायरेक्शन कितना लगेगा, लिफ्ट के ऊपर कितना मतलब जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, लिफ्ट के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो यानी ये जो डिस्कशन, ये सब पुल, ये सब घर में नहीं होते, बाहर होते हैं घर से। तो घर से बाहर होते हैं, तो कहने का मतलब घर से बाहर का ही डिस्कशन हो रहा था। और अभी 12th के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी है भाई, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वायर्स, ये सब तो घर के अंदर ही होते हैं, ये सब तो घर के अंदर ही होते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बाहर का कुछ भी नहीं चलेगा, सारा का सारा घर के अंदर का ही चलेगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम इंडोर फिजिक्स भी है। अब सुनो, ये ध्यान से समझते रहो, आप अपने घर के कनेक्शन खुद ही कर लोगे, बिजली बुजली के सारे थोड़े वो छोटे मोटे जो चीजें ना अपने आप ही कर दोगे आप। आपको ना एक्चुअल मतलब जो ना समझ आ जाएगा कहानी क्या है। तो सर बिजली का मिस्त्री बना रहे हो मतलब है तो नहीं, बिजली का जो मिस्त्री होता है उसको तो इतनी नॉलेज कहाँ होती है, उसको तो वो जोड़ने आते हैं, मतलब उसको एग्जैक्ट है ना, उसके पीछे का जो बेस है वो नहीं पता होता उसको, ठीक है। उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी, ये भी पता होगा कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। अब सुनो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया स्टडी ऑफ चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट, यानी कि रेस्ट में रखे चार्ज की स्टडी। समझ आ गया आपको? रेस्ट में रखे चार्ज की स्टडी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टडी ऑफ चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट, यानी कि रेस्ट में रखे हुए चार्ज की स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या चीज है बोलो? इन मोशन। डायनामिक्स का मतलब डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज मोशन में है और उसकी स्टडी की जा रही है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। अगर चार्ज मोशन में है और उसकी स्टडी की जा रही है तो क्या बताइए? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। समझ में आ गया? क्या बताया मैंने?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताओ क्या बताया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछा, इन रेस्ट नहीं एट रेस्ट। गुड। हाँ जी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। गुड। अगर चार्ज मोशन में उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ये दोनों बड़े बड़े हैं थोड़े। ठीक है ना, इन दोनों को ही समझना, फिर उसके बाद लो समझ लो 12th होगी लगभग, कुछ खास नहीं बचा। ठीक है ना, ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है यार। प्लस वन में जैसे मैकेनिक्स थी ना, और वो सारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी। ठीक है ना, उसमें लॉज ऑफ मोशन में जैसे फोर्सेस के बारे में बता दिया, वही फ्रिक्शन में यूज हो रहे हैं, वही वर्क एनर्जी एंड पावर में यूज हो रहे हैं, वही रोटेशन में यूज हो रहे हैं, वही आगे ग्रेविटेशन में यूज हो रहे हैं, सारे फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है सारा का सारा सिस्टम ही। ठीक है, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा पूरा। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अच्छा, इसका एक और नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम लिख लो एक और, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना चार्ज रेस्ट में दिखेगा, चार्ज मोशन में सिर्फ वायर्स के अंदर हो सकता है। वायर के अंदर जब चार्ज मूव कर रहा होता है ना, उसको करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो बेसिकली ना करंट का डिस्कशन आ जाए ना किसी क्वेश्चन में, करंट वर्ड आ जाए तो समझ लेना वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। अगर करंट वर्ड आ जाए तो समझ आ गई बात आपको। करंट अगर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट का मतलब चार्ज मोशन में है वायर्स के अंदर, वायर आ जाए, ठीक है, उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, तो समझ लो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है वो। ठीक है, अभी हम जो पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें हर जगह चार्ज रेस्ट में ही रहेगा हमेशा ही। ठीक है ना, उसमें चार्ज रेस्ट में ही रहेगा। अब सुनो, शुरू करते हैं। देखिए आप, एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, उसने मेनली शुरुआत की इसकी। माइकल फैराडे ने क्या बताया कि सपोज देखो, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है। देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि मतलब जैसे कि ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि जैसे या तो एक प्रोटॉन हो या ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स हो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या कि चाहे तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। अगर मैं ये बोलूँ ना कि भाई पॉजिटिव चार्ज, तो आप समझ जाना कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे ना बहुत सारे प्रोटॉन्स रखे हुए होंगे, मतलब वो मिलके एक पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, या अकेला प्रोटॉन भी होगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रोटॉन्स या ग्रुप प्रोटॉन और एक ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को आप समझते ही हो, लिख लो एक बार इस बात को। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या बताऊं? इलेक्ट्रॉन और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब सुन लो, माइकल फैराडे जो था ना, उसी ने बताई दी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे ना उसमें न्यूटन था ना सब कुछ, हर चीज के पीछे, यहाँ हर चीज के पीछे माइकल फैराडे। ठीक है, सपोज ये ना, ये 5-7 ही साइंटिस्ट थे बस जिन्होंने सब कुछ कर दिया ना, जिनकी वजह से हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है। न्यूटन था एक आइंस्टाइन था, एक ये फैराडे था। ठीक है ना, मैं कहता हूँ 2-4 अगर ये ना होते ना, तो आज आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो ये पॉजिटिव, ये प्लस क्यू चार्ज, सपोज एक माइनस क्यू चार्ज है। इसमें जो सबसे मेन साइंटिस्ट था वो आइंस्टाइन था, उसको गॉड ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे न्यूटन था, उसको फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। तीसरे नंबर पे ये फैराडे, इसको कुछ नहीं बोलते, इस बेचारे को कोई नाम नहीं मिला। मुझे मतलब ये हमेशा महसूस होता है इसको कोई नाम मिलना चाहिए था। मैंने सर्च किया, मैंने कहा यार कोई ना कोई तो इसको मतलब ऐसा नाम दिया होगा। मैंने नेट पे बहुत सर्च किया, मैंने कहा यार फैराडे इतना मेन साइंटिस्ट था, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई इसने दिया था, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसने बनाई है, मतलब तीसरे नंबर पे यही है, सबसे ज्यादा सर्च इसी की है तीसरे नंबर पे। तो इसका नाम कुछ ना कुछ होना चाहिए था। मैंने बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में, कहीं कुछ नाम नहीं मिला, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई यार इसको जान के ना, बेचारे को। अब सुन लो, देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज में से ना उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है। क्या निकलती हैं इसमें से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये कैसी होती हैं?
ये दिखती नहीं है, ऐसा फेरेडे ने बोला कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और चार्ज में से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और जो डायरेक्शन होगी इसकी, इस डायरेक्शन का नाम होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा इस डायरेक्शन का नाम? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का नाम होगा रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना, ये अंदर की तरफ एंटर करेंगी इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ एंटर करेंगी, और ये भी इनविजिबल होती है, इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है, और ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसका नाम होता है रेडियली इनवर्ड। हाँ जी, इस डायरेक्शन का नाम कैसा है? रेडियली इनवर्ड, इसका नाम रेडियली इनवर्ड है। एक अगर मैं ये बोल दूं कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी? हाँ जी, कैसी होगी डायरेक्शन होगी मानसी बताओ? रेडियली आउटवर्ड। हाँ जी आप बताओ, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन? रेडियली इनवर्ड होंगी। समझ में आ गई होगी बात आपको? अच्छा अब सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लिखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ना ई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। लिख लो आप, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। कैपिटल ई से डिनोट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। अब सुनो अगली बात, सपोज कोई कहता है कि एक पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पे एक यूनिट एरिया बना लो आप, ऐसे लाइनें और भी जा रही हैं इसमें से ऐसे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे P1 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे P1 पॉइंट के चारों तरफ एक यूनिट एरिया बना लिया, ठीक है। कोई कहते हैं कि इस P2 पॉइंट पे बताओ, तो यहाँ पे भी एक यूनिट एरिया बना लो, ये P2 पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे भी एक यूनिट एरिया बना लो। आप सुनो, ये लाइनें पहली बात तो बहुत पास पास हैं, मतलब लाखों करोड़ों लाइनें हैं, मैंने बना तो 20-30 लाइनें थी, बट यहाँ पे करोड़ों लाइनें ही है। और कोई ये कह देना कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ, अभी ना समझ लो एक बार सिर्फ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो, अगर कोई ये कह देना है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आपको करना क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर उसके चारों तरफ एक यूनिट एरिया बना देना, छोटा सा एरिया बना देना, यूनिट एरिया, और ये देख लेना कि उसमें से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, उसमें से कितनी लाइनें पास हो रही है, और उन लाइनों की संख्या को हम क्या बोलेंगे बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही है बात आपको? उस लाइनों की संख्या को वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे कि ये P1 पॉइंट है, इस P1 पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे ना, इसमें देखो एक बात बताओ आप मुझे, इलेक्ट्रिक देखो एक P1 पॉइंट है और एक P2 पॉइंट है और एक P3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों में से इनके ये एरिया बराबर है, बराबर बराबर एरिया बनाया है, इसके चारों तरफ यूनिट एरिया है ये एक। अब मुझे एक बात बताओ, आप किस में से ज्यादा लाइनें पास हो रही है? P1 में से ज्यादा लाइन्स पास होगी, P2 में से ज्यादा लाइन्स पास होंगी, P3 में से ज्यादा लाइन्स पास होंगी? P1 में से ज्यादा पास होंगी, क्योंकि P1 नजदीक है, नजदीक है तो लाइनें यहाँ पास पास हैं, और लाइनें पास पास है, देखो दूर जाने पे तो इनके बीच गैप बढ़ रहा है, लाइनों के बीच का। जैसे जैसे दूर जाओगे आप, इन लाइनों के बीच गैप क्या होगा? बढ़ेगा ना। यहाँ पे जैसे जैसे दूर जाते, लिख लो इस बात को, एज वी गो अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, लिखो एज वी गो अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, then gap between electric field lines increases. As we go away from a point charge, as we go away from a point charge, then number of electric field lines increases. The number of electric field lines increases. Number of electric field lines क्या होंगे इसके अंदर? इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, नहीं नंबर नहीं, गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज आएगा, सॉरी नंबर बोल दिया क्या मैंने? गैप बिटवीन, लिखो गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज आएगा। गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, गैप बढ़ेगा, गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। अच्छा अब सुन लो अगली बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसमें P1 पे ज्यादा है, P1 पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पे कम है, P3 पे और भी कम है। लिख लो इस बात को, EP1 इज ग्रेटर देन EP2 इज ग्रेटर देन EP3, ऐसा लिख लो आप, EP1 इज ग्रेटर देन EP2 इज ग्रेटर देन EP3। डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
Number of electric field lines. Number of electric field lines passing through a unit area. Passing through a unit area. Is called electric field. Is called electric field. Is called electric field. अच्छा एक और बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तीनों का मतलब एक ही है. कई बार बुक्स में लिखा रहता है, क्वेश्चंस में लिखा रहता है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या, तीनों का मतलब एक ही है. क्या बोला अभी मैंने, क्या बोला एक बार, हाँ जी आप बताओ क्या बोला मैंने, ये आप बताओ. इलेक्ट्रिक बताइए लास्ट लाइन क्या बोली मैंने, लास्ट लाइन. जो काम साल के बीच में करना था आपको, वो काम पहले दिन से करना शुरू कर दिया. हाँ जी क्या बोला मैंने, ठीक है. हाँ जी आप ध्यान से सुन लो. इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी पूछूंगा बीच बीच में आपसे, ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. बीच बीच में सो जाते हैं कुछ एक बच्चे, नींद आ रही है क्या. अरे यार मैंने एक बात बोली कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तीनों का मतलब एक ही, कुछ भी लिख रखा हो एक ही मतलब है. सही समझ में आ गई बात आपको. लिखो इस बात को, लिखो. मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड strength or electric intensity is same. Meaning of electric field strength or electrical intensity is same. तीनों का मतलब सेम ही होता है. अच्छा अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बताइए मैंने. हाँ जी हाँ भाई तुम बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बताइए मैंने. किसी से कुछ भी पूछ सकता हूं मैं, ध्यान रखना. हाँ जी वंशिका आपको बताना है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे डिनोट करते हैं हम लोग, और डेफिनेशन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है समझ में आ गई होगी बात आपको. अब सुन लो अगली बात. हाँ जी डायरेक्शन कैसी होती है, ये बादल पॉजिटिव चार्ज की वजह से. भारत डायरेक्शन कौन सी होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस की, रेडियली आउटवर्ड. हाँ जी कैसी होती है, नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ट होती है. गुड. सर ये ऐसी काम नहीं कर रहा फिर ये वाला, लाइट गई क्या. चलो कोई बात नहीं, काम चलो. अब सुन लो, मान लो कि यहाँ पे ना एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू का. कोई ये कहते कि यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे. यहाँ पे एक p पॉइंट है और कोई ये कह दे कि इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि कितना होगा इस केस के अंदर, इस p पॉइंट के ऊपर. ठीक है क्यू, यहाँ पे ना एक q का चार्ज है और इस q के चार्ज से r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट दिया हुआ है. एक q के चार्ज पे q का चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट आपको दिया हुआ है. और ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा यहाँ पे. ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा. तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाला. उन्होंने क्या देखा कि चार्ज को डबल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाता है. चार्ज को अगर डबल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है यहाँ पे डबल, और चार्ज को 4 गुना करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है यहाँ पे 4 गुना ज्यादा हो जाता है. अगर चार्ज को मैं 10 गुना कर दूं, चार्ज को क्या कर दूं 10 गुना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बताइए 10 गुना हो जाएगा यहाँ पे. तो उन्होंने ये चीज एक्सपेरिमेंटली नोट कर ली और एक्सपेरिमेंटली नोट करने के बाद ये बात बना दी कि बता दी उन्होंने, बनानी थी बता दी कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और यहाँ पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. जब इन्होंने आर को डबल करके देखा, आर को डबल कर दिया तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया यहाँ पे, चार्ज को दूर ले गया ऐसे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे घट गया ना. आर को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 1/4. और आर का जब उन्होंने 3r कर दिया, आर कितना कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/9 हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बताइए 1/9. समझ में आई बात आपको. हाँ जी अब बताओ क्या बताया मैंने.
ठीक है, आर के नहीं आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है गुड, ऐसे तो ये पढ़ने में ठीक है। देखो ई एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, के एक कांस्टेंट है यहाँ पे, देख लो के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के को बोलते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो होती है ना 9 इंटू 10⁻9 होती है फॉर एयर, और अभी एयर को लेके ही चलेंगे, कोई और मीडियम हो तो उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 9 इंटू 10⁻9 होती 4/2, ये होती है फॉर वैक्स हो दोनों चार्जेस के बीच में, और अगर बीच में वाटर भरा हुआ हो दोनों चार्जेस के बीच में तो डिवाइड बाई 81 कर दो, फॉर ये होती है वाटर। ये के की वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये लो के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस, के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस, के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस, के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस। हाँ जी मिडिल स्टूडेंट, आपको बताना है के की वैल्यू क्या होती है, 9 to 10⁻9, ये किसके लिए है, एयर के लिए, मतलब एयर कहाँ होनी चाहिए, सराउंडिंग में नहीं, दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों चार्जेस के, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में वाटर हो तो फिर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पे कितना, यहाँ पे सॉरी दो चार्ज है नहीं, चार्ज और पॉइंट के बीच में सराउंडिंग बोल सकते हो, वैसे आप ठीक कर रहे हो, वो तो मैंने मतलब कुलम्स लॉ में होता है वो तो, बट यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है सराउंडिंग के अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हो, सराउंडिंग की बात हो रही है, चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ एयर थी, अगर चार्ज को मैं पानी में रख दूँ, वाटर में रख दूँ, तो बताओ क्या होगी के की वैल्यू, ठीक है गुड। और वैक्स के लिए क्या होगी, हाँ जी वैक्स के लिए आप बताओ लास्ट स्टूडेंट, वैक्स के लिए के की वैल्यू क्या होगी, हाँ बोलो बोलो, बोर्ड पे देख के बोल सकते हो, वैक्स के लिए के की वैल्यू, रुक जाओ यार तुम्हें, हाँ जी बोलो, तुम्हें शुरू से खींच के लेना पड़ेगा, इसको तो खींचने की जरूरत है भाई, मैंने देख लिया ढंग, पहली क्लास में याद लेता है। हाँ जी दक्ष क्या होती है की वैल्यू फॉर वैक्स, गुड, याद कर लो ये साथ ही के साथ है, बेसिक पॉइंट पे बाद में रट्टे मारते रहना, अगर अभी याद हो गए तो याद हो गए, वो कभी नहीं भूलोगे, आप उस बुकलेट में सोचोगे ना मैं बाद में वो जो बेसिक पॉइंट्स उसमें से याद कर लूँ, तो उसका इतना फायदा नहीं होने वाला, वो तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, ये भी समझने के साथ साथ याद करो आप, फिर साल भर दुखी रहोगे, फिर साल भर यहाँ फिर खड़े रहोगे, इसलिए अभी से याद कर लो, समझ आ गया ना, क्या समझ में आया, हाँ यहाँ पे डेंसिटी मैटर नहीं करती वैसे, मतलब कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के ऊपर डिपेंडेंस है, तो ये कहानी अलग है, मतलब डेंसिटी कंडक्टिविटी के आधार पे है, कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी ना उसका के ज्यादा होगा, तो वाटर की कंडक्टिविटी ज्यादा है, वाटर ज्यादा कंडक्ट करेगा वैक्स कंपैरेटिवली, वैक्स में से इलेक्ट्रिसिटी इतने अच्छे से पास नहीं हो सकती, आप ऐसा समझ लो, देखो देखो एयर का यहाँ नीचे के का मतलब ये है कि नीचे देखो यहाँ डिवाइड बाय 1 है, ये मतलब देखो इसको बोलते हैं ये डाइलेक्ट्रिक जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका भी नाम क्या बताइए, यहाँ पर ना बड़ी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी बच्चों के लिए, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को भी क्या बोल दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी क्या बोल रखा है, ये सबसे बड़ी समस्या कर रखी है उन्होंने। तो ये जो है ना, अगर मैं के पूछूं ना के, तो आप मेरे से पूछ लेना सर के का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पूछ रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हो, एयर का डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है के, ये वाला पूरा है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 1, मैं बोल दूं वैक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है 9 × 10⁻9/2, ये क्या है पूरा बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 2, अगर वाटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात करें तो क्या आएगा 9 × 10⁻9/81, और मैं बोल दूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा बताइए उसका 81, सिर्फ 81 आएगा। आपको फर्क समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। अब सुनो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ही ज्यादा होगा जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना,
सबसे कम 1 हो सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर में कंडक्टिविटी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी हवा में से नहीं जाती, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रख दिया के। और वाटर में से ना इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है, उसका 81 कर दिया, ठीक है ना। अगर यही के की बात करूँ ना, अगर मैं इसके बीच में कोई मेटल रख दूं ना, मेटल, तो उसका के और भी ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? आप याद कर लो, एक तो डाइलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट याद कर लो, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों में फर्क है, इस बात को याद कर लो आप। मैंने क्या बोला कि एयर के लिए बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होता है? एयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁹ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है एयर का? 1 होता है। समझ आ गई बात आपको? अगर मैं बोलूं वैक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होता है? वैक्स का 9 × 10⁹/2। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात करूं तो बताइए 2 हो जाएगा ना। और अगर मैं बात करूं वाटर के लिए, वाटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होता है? 9 × 10⁻⁹/81। और अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं, मैं ये बोलूं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 81 हो जाएगा। कोई शक किसी को? ठीक है यहां तक। अब सुनो, अगले डिस्कशन करते हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस जगह पे, वो इस तरफ हो जाएगा अवे, वो k3/r² हो जाएगा, इतना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k3/r² होती है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड k3/r² होता है। लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज k3/r²। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो k3/r² के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज k3/r²। नहीं है वो, अगर और कोई मीडियम मिलेगा तो उसका के गिवन होगा आपको। के याद नहीं करना और किसी का, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद नहीं करने, ठीक है ना। यही मीडियम मिलेंगे आपको। वैक्स भी नहीं मिलता, वैक्स भी अगर वैक्स मिलेगा तो सर ये गिवन होता है। वाटर मिल जाता है बस, एक वाटर का याद कर लो वैसे, ठीक है। अच्छा अब सुन लो, एक -q चार्ज अगर, तो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए? इस तरफ होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना हो जाएगा ये भी बताइए? k3/r²। और ये टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज होगा ये। एक -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, चार्ज की तरफ, ठीक है ना। और +q चार्ज की वजह से चार्ज से अवे होता है। अच्छा अब सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बताइए? k3/r²। क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। बुक्स में तो शुरू में कूलम्ब्स लॉ दिया हुआ है, बट मैं कूलम्ब्स लॉ नहीं करवा रहा, कहीं कोई बुक्स में से मैचिंग करें, इसके बाद करेंगे हम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ है 4th क्लास के अंदर, ठीक है। तो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 4th क्लास के अंदर, क्योंकि ना वो तो ऐसे ही है, मतलब उसके अंदर भी जो कूलम्ब्स लॉ में जब मैं जो पढ़ाऊंगा ना, वो चीज़ इसमें अप्लाई करना शुरू करते हैं, ये अलग है बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा टॉपिक भी है, 3 क्लास के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब क्या करते हैं, बच्चा मिस्टेक करना शुरू कर देता है कूलम्ब्स लॉ के बाद, उसको वैसा वैसा मतलब इससे कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, लेकिन ये अलग है बिल्कुल, इसलिए कूलम्ब्स लॉ को बाद में रख दिया हमने। अभी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको जो याद करना है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k3/r², और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से भी क्या होता है? डायरेक्शन का फर्क होता है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जैसे कि मान लो कि एक और बात सुन लो, अगर एक +q चार्ज है तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे कोई कहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? बताओ किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर हो जाएगा ना। कोई कहे इस पॉइंट पे किस तरफ होगा? और इस पॉइंट पे बताइए इस तरफ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस तरफ, इस पॉइंट पे बताओ इस तरफ, इस पॉइंट पे बताओ इस तरफ। कहने का मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। और अगर मैं -q चार्ज की बात करूं, अगर -q चार्ज इस पॉइंट पे कोई कहेगी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस तरफ होगा? तो इस तरफ हो जाएगा। कोई कहेगी इस पॉइंट पे बताओ तो इस तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पे इस तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस वाले पॉइंट पे इस तरफ, इस वाले पॉइंट पे इस तरफ हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? इसलिए हम इसकी बोलते हैं कि ये इनवर्ड डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे? आउटवर्ड। इसको भी नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ एक। लिखें जी, आगे बढ़ें। नोट कर लिया ना सभी ने? गुड।
देखो कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये शुरू में उसका ना हो, मतलब जो नए वाले बच्चे हैं उनसे खास करना हो, मतलब हो सकता है, तो आप ना थोड़ी कोशिश करते रहना, बस आखिरी तक समझ में आ जाएंगे आपको। डायरेक्शन में मिस्टेक हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 1, प्लस क्यू चार्ज है ये वाला, ये प्लस क्यू चार्ज है। आंसर बोलना नहीं है किसी को भी, ये आर है, ये आर है, ये इतना, इन देखो दो चार्ज दिए हुए हैं, इन दोनों चार्ज के पीछे गैप 2r है, इन दोनों चार्ज के पीछे गैप कितना है यहाँ पे 2r है, ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस r, ये वाली डिस्टेंस भी r। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कितना हो जाएगा बताइए, मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताइए आप, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। मैंने बोला था ना बोलना नहीं है, मैंने ये बोला था बोलना नहीं है। नहीं नहीं, बट ड्रॉ कर देंगे हम, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। शो करने के लिए वैल्यू से नहीं दिखाना, हमें ना डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करके दिखानी है। फिजिक्स में ना 3D में बहुत सोचना पड़ता है, और इसलिए मैं मैनुअली नहीं चलना, साइन सुइनों के साथ कभी नहीं चलना। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नेगेटिव नहीं होता हमेशा, जैसे फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे कोई कहे कि -5 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो -5 कुछ नहीं होता, 5 यूनिट नहीं लगेगा फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कभी उसका कोई नेगेटिव होता नहीं है, तो हम उसमें नेगेटिव साइन कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, एक क्वेश्चन तो ये वाला है, एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके पीछे क्या 2r है। एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और इस मिड पॉइंट पे बताना है, और इसमें यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ मिड पॉइंट पे बताना है। हाँ जी बताइए। सुनो, किसी ने किया क्या? कॉपी में ना, अपनी कॉपी जो है ना, जिसने भी कर लिया ना, एक बार अपनी कॉपी ऐसे करके दिखा दो थोड़ा सा ना, ऐसे, ठीक है, नीचे कर लो, गुड। हाँ जी ठीक है, जो नए वाले स्टूडेंट एक बार वो कॉपी दिखाओ अपनी अपनी, क्या गलत हो चाहे सही हो, ठीक है, गुड। हाँ जी ओके। हाँ जी, आपने किया ही नहीं अभी तक, तो जिसने कर लिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने 3 बार दिखा दी कॉपी अपनी। हाँ जी हाँ जी, दिखाने को दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये तुम्हारी कॉपी है, यही पढ़े थे लास्ट ईयर। तुम तो बेइज्जती कराओगे यार। देखो सुना, देखो इसमें ना बच्चों ने अजीब सी गलतियां कर रखी हैं। जो गलतियां कर रखी है, मैं ना बता नहीं रहा किसने क्या गलती की है, लेकिन ये गलतियां मत करना, ठीक है ना। इन गलतियों पे है ना हमें थप्पड़ पड़ते थे, हमारे टीचर ऐसे घुमा के मारते थे, कान बजता रहता था कई दिनों तक। तो कहने का मतलब वो ऐसी गलतियां हैं, कहते कि ये छोटी मिस्टेक में बर्दाश्त नहीं करूंगा, टीचर ये बोलते थे। लेकिन आज थोड़ा जमाना बदल गया, आज तो मतलब जो है ना, नाम भी नहीं ले सकते बच्चों का जिसकी गलती है, डर के रहना पड़ता है टीचर को। अब सुनना, पता नहीं अब आज की न्यूज़पेपर में आया है अमर उजाला में, उधर कोई एसएससी बैंकिंग टीचर है रेड स्क्वायर मार्केट में, मतलब जो है ना, उस टीचर को धमकी दी है, कहते शहर छोड़ दो ना तो गोली छुड़ा देंगे। उसको मारा पिटा भी है, कहते शहर छोड़ दो। और ये नहीं पता अब कोई टीचर हैं कि स्टूडेंट मिलेंगे, तो वही एक टीचर तो या तो टीचर से कॉन्टैक्ट में रहता है या बच्चों के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो ये हालत हो रखे हैं, बताओ। मैंने तो न्यूज़ पढ़ी, मैंने कहा भाई आगे से जो है ना अपनी औकात में रहो, ज़्यादा चूं नहीं। तब मैंने आज वो न्यूज़ पढ़ी सुबह सुबह, मैं मतलब जो ना आराम से शांति से आया, मैं शांति से बात कर रहा हूँ इसलिए। देखो अब सुन लो, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं। ये कौन बोल रहा है लाइन पे आगे? अब सुन लो, देखो इधर, यहाँ पे ना ये 2 चार्जेस हैं, बीच में मिड पॉइंट है, ठीक है, ये बीच में मिड पॉइंट है। अब सुनो, आपको देखो किसी बच्चे ने अगर ये डायरेक्शन दिखाई है ना, ऐसे किया है, तो ऐसा कभी ना करना,
ठीक है ना, ये वाली गलती कभी ना करना। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है तो ये कभी ना करना। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है तो ऐसा कभी ना करना, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है, ये ऐसे था ना, ये पता कैसे करते हैं, ये कभी ना करना। अगर किसी ने ऐसा किया है, ये कभी ना करना। ये कर दिया तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ में आ पाएगा। सुनो करना क्या है फिर, सर फिर करना क्या है बता दो। देखो पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस चार्ज को भूल जाओ आप। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कभी दो चार्जेस का रोल नहीं होता, कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना। एक ही चार्ज का रोल होता है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस चार्ज को भूल जाओ। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो पता कैसे करोगे आप, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से ऐसे होगा, ये जो वेक्टर बनाया है ना, इसकी टेल यहाँ बनाओगे। इस वेक्टर में देखो ये हेड होता है, ये टेल होता है, तो टेल इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए, टेल इस पॉइंट पे आनी चाहिए। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है चीज। इसको अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये देखो, ये जो हेड है ये बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो हेड नहीं मिलाना, इसको और आगे शिफ्ट कर दो, ऐसे करना है। अब सुनो, अब हमें इस चार्ज की वजह से बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इधर हो जाएगा अवे, इस चार्ज से अवे हो जाएगा इस तरफ आएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है ना दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इक्वल एंड अपोजिट है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के, तो नेट क्या आएगा इनका, जीरो। ई नेट की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब सुन लो, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, सुन लो। आप एक बार इस चार्ज को भूल जाओ, पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो आप। अभी मैं डायरेक्शन देखूंगा ध्यान से अगले क्वेश्चन में भी, तो आपको डायरेक्शन को ही ध्यान में रखना है, मतलब और बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, गलती कर तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखानी है वो डायरेक्शन गलत क्यों हुई। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इस तरफ, पर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ। ये जो है ना, मतलब थोड़ा इसके ऊपर ही बनाते, तो इसके ऊपर ही बनाते तो दिखेगा नहीं, थोड़ा सा नीचे बना दिया मैंने, लेकिन टेल यही मान लो, लगभग टेल लगभग यही मान लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि टेल एक ही पॉइंट पे बननी चाहिए। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो ई नेट की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2e के बराबर है, और ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे k3/r²। ई की वैल्यू k3/r² हो जाएगी, यहाँ पे ई की वैल्यू होगी k3/r²। ई की वैल्यू k3/r² आ गई। हाँ जी, करें अगला क्वेश्चन। ये नोट कर लिया ना, किसी कुछ पूछना है इनके अंदर, कुछ पूछना हो भाई किसी को, देख लो। ये प्लस क्यू का चार्ज, 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 ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, या मिड पॉइंट के ऊपर बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, कॉपी पे ड्रॉ करो, डायरेक्शन देखूंगा अभी सबकी कॉपी में, डायरेक्शन चेक होंगे। और ऐसा ना करना कि सोल ही ना करो, कॉपी दिखाना जरूर। सर हमें किस पॉइंट पे बताना है? इस मिड पॉइंट पे बताना है, मिड पॉइंट पे। गुड, कॉपी चेक करो अभी, जिस चीज का हो गया। गुड, गुड हो गया। अब दोबारा ना दिखाना, 2 बार दिखा चुके हो। एक बार दिखाया था कि किसी और ने दिखाया होगा फिर। गुड, ठीक है, गुड 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 गुड, सही है, ठीक है, ठीक।
ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आप दिखाओ। ठीक है, हाँ जी, आपको दिखाना है। ठीक है, ठीक है, कॉपी दिखाना अपनी। ठीक है, गुड। आपको कॉपी दिखानी है? ठीक है, हाँ जी, आप वाइट टी शर्ट। ठीक है, गुड, कॉपी दिखाओ। ठीक है, एक आधे बच्चे ने पता है क्या कर रखा है, देखो यार, ये ऐसे कर दिया। ये क्या सोच के किया, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा दिया ये, मतलब कैसे डायरेक्शन को मतलब जो है कैसे निकाला ये। देखो सुनो, मेरी कॉपी पे नजर पड़ी, उस पर ऐसे कर रखा था। देखो सुनो, आप करना कैसे इसको, एक बार इन तीनों चार्ज को भूल जाओ। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, आएगा इस तरफ, और इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इस तरफ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इस तरफ, इस चार्ज की वजह से ये वाला है, इस चार्ज की वजह से ये वाला है। ये तो पता लग गया ना किस चार्ज की वजह से कौन सा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में तो कैंसिल आउट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में कैंसिल आउट, तो नेट जीरो आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा? नेट जीरो। अब सुन लो, एक चीज अभी यूज हो गई अभी फिजिक्स के अंदर, वेक्टर्स की एक चीज बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक बी है, और इनके बीच एंगल थीटा है। एक ए है और एक बी है, और इनके बीच एंगल क्या है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। क्या होता है बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। ये बात याद कर लो। अगर दो वेक्टर्स है ए और बी और इनके बीच एंगल थीटा दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। यही होता है ना रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। अच्छा अब सुन लो, इसके अंदर अगर मान लो, अब जैसे कि ये 10 है और ये 10 है और एंगल 60 डिग्री है, और जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ना, वो 10√3 निकल के आता है। कितना आता है निकल के? 10√3। सपोज ये 20 है और सपोज ये भी 20 है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा 20√3। कितना निकल के आएगा? सपोज ये वाला 100 है और यहाँ पे जो है ना ये वाला भी 100 है और एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? मतलब कहने का ये है कि अगर दोनों बराबर हो और एंगल 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा तरीका है √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक को। और ये बात कहाँ से निकल के आई? वो इस फॉर्मूले से निकल के आई है। जैसे 20 और 20 है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए लिखोगे 20√3। और ये 100 है और एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या लिखोगे? 100√3। समझ आ रही है बात आपको? दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच एंगल 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आई ना बात आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? अब समझ लो एक और बात, अगर मान लो यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री हो, मान लो कि एंगल अगर 90 डिग्री हो, सपोज ये वाला वेक्टर एक और एक ये वाला वेक्टर है, ये 10 है और ये भी 10 है और एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में रिजल्टेंट निकलेगा 10√2। कितना निकल गया बताइए? सपोज ये 40 है और ये वाला भी 40 है और एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकलेगा 40√2। क्या निकल गया बताइए? सपोज ये वाला 100 है, ठीक है ना, और सपोज ये वाला भी 100 है, तो रिजल्टेंट एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा? 100√2 निकल के आएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको? और अगर एंगल 120 डिग्री हो, सपोज एंगल, ये तीनों केसेस याद कर लो, अगर मान लो 120 डिग्री एंगल हो, ये 10 है, सपोज ये 10 है और एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकल के आएगा 10। कितना आएगा रिजल्टेंट बताइए? ये 20 है सपोज और ये वाला भी 20 है और एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा बताइए? 20 निकल के आएगा। सपोज ये वाला एक वेक्टर दे रखा है आपको, ठीक है ना, सपोज ये वाला वेक्टर दे रखा है और एक ये वाला वेक्टर दे रखा है, ये 80 दे रखा है और ये वाला भी 80 दे रखा है और एंगल है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा बताइए? 80। याद रखिए आप इस बात को, अगर एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट उतना ही हो जाएगा इनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही। बात समझ में आ गई होगी आपको? इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल है, तो दो एग्जाम्पल लिख लो एक बार, ये जो नए वाले स्टूडेंट है खासकर ये वाले लिख लो।
क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जरूरत पड़ेगी और पूरी फिजिक्स में कंटिन्यूअसली जरूरत पड़ती है इस चीज की। तृप्ति क्या बताया मैंने, बताना। यही बताया, देख लो बोर्ड पे, आपको पता नहीं है क्या? एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन करना है। अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है a square plus b square plus 2ab cos थीटा अंडर रूट, और अगर 60 डिग्री हो तो वैल्यू कर दो और ab को मतलब ठीक है। एंगल 90 हो तो रूट 2 से इंटू हाँ, और अगर एंगल 120 हो तो गुड। लिख लिया ना आपने? कोई शक है किसी को? एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। आपको ना कल की जो क्लास है ना, एक तो अभी पढ़ाऊंगा, अभी कहीं सोचें 8 बजे आना है और मैं 8:15 आऊंगा, मतलब 8:15 क्लास शुरू होगी, ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब ये क्लास 8:15 पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? नेट 8:15 पे स्टार्ट होगी। आप 8:05 पे ऐसा ना करना कि 8:17 पे आ रहे हैं, ठीक है? मैं अगर 8:10 पे जल्दी भी आएगा तो भी नेट 8:15 पे मैं बोलना शुरू कर दूंगा, यहाँ पे कोई ना बैठा हो, ठीक है ना? देखो अब सुनो, एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए। बताओ सेंटर के ऊपर ये डिस्टेंस है ना, a/√3 होती है, बस ये बात याद कर लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसमें ये डिस्टेंस कितनी होती है यहाँ पे? तो सेंटर के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ सेंटर पे, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना आपको, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर? तीन तो है ही नहीं, चार तो दो ही है, आपने ऊपर भी रख दिया चार्ज। सर ऐसे खाली खाली दी रहा था, मन कर गया तो ऊपर रखी दो एक और। सुन लो जी, मैं करके दिखा रहा हूँ, सुन लो। इस चार्ज इलेक्ट्रिक इस तरफ आएगा ई, और इस वाले चार्ज से किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा ई। समझ गए बात को? चलो आप मुझे एक बात बताओ, अब ये बीच में एक लाइन बना दो ऐसे ही। एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होता है? 60 होता है ना? तो ये 30 हो जाएंगे? अरे नहीं हो जाएंगे क्या? तो ये वाला एंगल पूरा कितना होता है? 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल कितना होगा? 30, और ये वाला एंगल भी कितना होगा? चलो अगर ये बताओ ये 30 है तो ये देखो ये 90, ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना हो गया? ऐसे ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना चाहिए ना, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए था। अरे मान गए इस बात को? तो ये 60 कितना हो गया? 120। तो ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल जितना है ये वाला एंगल उतना ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। कौन सा एंगल है? ये वाले। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा यहाँ पे? 120 डिग्री होगा। एक तो ये एंगल निकालना था इन दोनों के बीच का, एंगल निकालना था इन दोनों के बीच का। कितना है ये वाला एंगल? 120 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? ई नेट की वैल्यू ई के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि एंगल 120 है यार। जब एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट उतना ही आता है जितना होना चाहिए। ई है तो और 120 एंगल तो ई आएगा, रिजल्टेंट तो नहीं आएगा ई। और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? के क्यू अपॉन में a/√3 का स्क्वायर, आर की जगह a/√3 आएगा यहाँ पे। ए की यहाँ पे ये डिस्टेंस ए ये वाली है, इसकी जगह आर आएगा, ये आर की जगह a/√3 आएगा यहाँ पे। आर की जगह क्या आएगा यहाँ पे? समझ गए ना बात को? एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। ये वाला और कर दिया ना, तो भी कोई मानने वाली इतनी खास बात नहीं है। ये पहली क्लास थी, थोड़ा सा ना ये मतलब पहली क्लास 0 लेवल की होती है, ये वाली क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 0 लेवल था, ताकि सभी का बेस बने, साथ सारे के साथ जो बच्चे कमजोर है वो भी थोड़ा साथ चलें, इसलिए मैंने ये 0 लेवल ही करवाया। सेंटर के ऊपर बताना इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये प्लस माइनस क्यू ले लो, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो चलो। करें जी, सुनो एक बात बताओ। पहली बात तो स्क्वायर के अंदर ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है आपको पता है? a/√2 होती है। ये पता होना चाहिए आपको। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है? a/√2 होती है। एक बार तो याद कर लो, मैं समझा दूंगा जिनको नहीं पता। a/√2 डिस्टेंस होती है सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, ई का, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? k/में a/√2 का स्क्वायर। और इस चार्ज की वजह से भी ई इसी तरफ आएगा, और इस चार्ज की वजह से ई इस तरफ आएगा, ही नहीं आएगा बोलो? और इस चार्ज की वजह से भी इसी तरफ आएगा। समझ रहे बात को? ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? 90 एंगल है ये वाला, क्योंकि बराबर बराबर होंगे यार। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे चारों एंगल बराबर बराबर होंगे 90 90 के। टोटल 360 है, तो 360 का 1/4 90 होता है, तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। मान के बात को? अरे यार इस चार्ज की वजह से ई इस तरफ, और इस चार्ज की वजह से भी ई इस तरफ, मानते हो ना? और इस चार्ज का ई इस तरफ, इस चार्ज की वजह से ई इस तरफ, मान गए ना? अब ये ई और ई सेम डायरेक्शन में तो कितना बन जाएगा? 2e। सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते हैं, कितना बन जाता है? 2e। अरे ई और ई सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, कितना बन जाए? 2e बन जाएगा। और ये वाला ई और ई जुड़ के क्या हो जाएगा? 2e। ये भी जुड़ के 2e हो जाएगा। और इन दोनों के बीच एंगल कितना बताइए यहाँ पे? अरे एंगल कितना इनके बीच का? 90 डिग्री है। तो ई नेट की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे? ई नेट की वैल्यू 2e इंटू √2, यानी कि √2 को आगे ले लो यार, √2 इंटू 2e कर दो आप। समझ रहे हो बात को? ये 2 √2 गया, और e की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? k//, में r की जगह a/√2 पुट करोगे। अरे r की जगह क्या पुट करोगे? ये आंसर आएगा इसका। समझ गए नहीं समझे? यहां तक कितने बच्चों को समझ आ गया? अरे हाथ ऊंचे कर लो जिनको समझ आ गया। हाँ जी, गुड। एक तो जैसे कि ना आपको ये नोट करना है, कल कॉपी चेक होगी, ठीक है ना? एक इसकी डीपीपी करके लेके आनी है। सिर्फ मुझे डीपीपी प्रिंट आउट है, एक सिंगल पेज की। जाते हुए एक डीपीपी लेके जानी है, और ये सॉल्व करके लेके नहीं, एक अलग कॉपी में, और एक क्लास नोट्स में लिखना है। अगली बात, मुझे इस बार ये उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा होंगे और एससीओ लेना पड़ेगा। एससीओ की फ्लोर, ये तो डीएसएस जैसे बड़ी फ्लोर, बड़ा स्पेस लेना, और इस बार पूरी मूड में थे कि बड़ा स्पेस लें, एक कंप्यूटर लैब बनाए, ये वो बड़ी सारी, बट अभी भी कम है जितने होने चाहिए थे। तो क्या है कि यहाँ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यही मतलब एक प्रकार से जो आप हैं अभी, यही आप ही हमारे लिए सब कुछ है। कहने का मतलब ये है, तो आप लोग एफर्ट करोगे तो ही उसके इसके अंदर हो पाएगा। ये एक बच्चों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो जहाँ पढ़ रहे हैं उसके लिए एफर्ट करें कि वो टीचर अच्छे हैं, वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना? तो आई थिंक आपको एफर्ट करनी चाहिए उसके इसके अंदर, ठीक है ना? थैंक यू।